राधे राधे बच्चों। वेलकम टू टीच गुरु। कैसे हैं आप सब और तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है भाई अच्छा चल रहा होगा, तैयारी अच्छे से चल रही होगी, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहे होगे। मेरी जो मास्टर एडवाइस रहती है हर एक क्लास के अंदर कि आप अपने जर्नल सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो तो आपका स्ट्रॉन्ग होता ही है। और चंडीगढ़ का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है, अलग अलग क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, तो उसके हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन करें। और प्रीवियस ईयर के लिए भाई कुछ बच्चों की डिमांड थी, तो प्रीवियस ईयर हम करवा रहे हैं। इसके 2 ही प्रीवियस ईयर है मेरे पास, क्योंकि मैंने भी गूगल से उठाया भाई। वहां पे एक तो 2015 का पेपर है, एक एसएससी जो टीजीटी का है 2023 का पेपर है, और उसकी 3 पार्ट हम कर चुके हैं। हमने लास्ट से करना शुरू किया है, तो पार्ट नंबर 4 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन पढ़े, उसको सोल्व करने की कोशिश करें, साथ साथ करें। और ऐसा नहीं करें, जब भी आप मैथ की कोई क्लास लें, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ना अगर शुरू कर रहे हैं, तो आपको ना नोटबुक और पेन लेके बैठना ही है। ऐसे करके क्लासेस मत देखा करो, क्योंकि वो फिर यहाँ नहीं सेव होती। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो भाई बच्चों। क्या है? ए और बी दो फाइनाइट सेट है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट के अंदर है वो आपको पता है कि कितने हैं। यही होता है फाइनाइट सेट। आपसे पूछा है द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे। ये तो फंक्शन पूछा है, नंबर ऑफ रिलेशन भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये वही कंटेंट है जो हर एक चैप्टर के पहले 2 या 4 पेजों पे आ जाता है। तो वो कितना होता है भाई? अगर ए से बी डिफाइन हो रहा है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इतने हैं, इसके अंदर इतने हैं, तो फंक्शन कितने डिफाइन कर सकते हैं? एन रेस्ट, जो इसके अंदर एलिमेंट है उसकी पावर इसको कर दो। ऐसे याद किया था। रिलेशन पूछ ले, रिलेशन कैसे करते हैं भाई? 2 की पावर m इंटू एन, मतलब इसमें अगर m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 की पावर में चढ़ा दो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाते हैं। तो आपकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आगे जो होता है, थ्योरेटिकल कंटेंट, उसमें से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही रूल है कि आपसे पूरा का पूरा पेपर थोड़ा ना सोल्व करवा लेंगे, जान थोड़ा ना ले लेंगे बच्चों की। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, तो थ्योरी बेस्ड ऐसे बनेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। अब हाँ देखो, आगे होंगे, ठीक है। इसके अंदर 10 क्वेश्चन के पार्ट्स मिलेंगे आपको, सारे पार्ट के अंदर। तो आप क्या करें, हाँ पार्ट नंबर 4 में कौन सा है, पार्ट नंबर 3 में कौन सा है, वो अलग हो सकता है, पर 10 के 10 पार्ट में पूरे मैथ के 100 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट पढ़े जरा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए बी सी, उसके अंदर 3 एलिमेंट दे रखे हैं, और आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने आएंगे। तो इक्विवेलेंस कौन से होते हैं भाई? जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव हो, जो सब कुछ मिला के हो, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप ये देख लो, आपके पास अगर एलिमेंट है ए बी सी, 3 है इसके अंदर, तो जब आप रिफ्लेक्सिव बनाते तो कौन कौन से बनते भाई? ए ए, बी बी और सी सी, ये बनता। उसके बाद अगर सिमेट्रिक बनाते हैं तो तीनों तो यही आ जाते हैं, ये तीनों आ जाते हैं। उसके बाद ए का बी के साथ और बी का ए के साथ रिलेशन हो, ठीक है। उसी तरह सिमेट्रिक का 1, सिमेट्रिक का 2, सिमेट्रिक का 3, 3 बनेंगे। कैसे बनेंगे बच्चों? एक ए का सी के साथ रिलेशन हो और सी का ए के साथ रिलेशन हो, ठीक है। और तीसरे वाला बनेगा भाई बी का सी के साथ रिलेशन और सी का ए के साथ रिलेशन। देखो मेरे को इसकी शॉर्ट ट्रिक मिली नहीं तो मैं बता भी देती, पर मैं अभी आपको पूरा तरीका जो है उसी से समझा रही हूँ। मैंने बहुत सर्च करा है इसकी शॉर्ट ट्रिक के लिए, पर नहीं मिली और बनी भी नहीं मुझसे। तो 3 ये बन गए सिमेट्रिक रिलेशन। और ये ना दो दो ही लेवल पे आता है। एक तो इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट आ जाते हैं, उससे बेसिस पे पूछा, उसका 15 आंसर बन रहा होता है मेरे ख्याल, इसका 5 आंसर बन रहा होता है। देखो एक तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव, एक टाइप का डिफाइन कर सकते हो, सिमेट्रिक 3 डिफाइन कर सकते हो, और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कौन सा होता है भाई? ए बी से रिश्ता रखे, बी सी से रिश्ता रखे, तो ए का सी के साथ रिश्ता अपने आप ही हो जाएगा। एलिमेंट ही तो 3 है, इससे आगे तो नहीं बढ़ सकते। बाकी के जो सारे एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट और एक ये वाले 2 एलिमेंट अलग से, क्योंकि ए सी तो फिर इसके अंदर आ ही रहा है ना कहीं, ये 3 और मिला दो, ठीक है। देखो ए बी आ रहा है, क्योंकि देखो ए बी आ रहा है, फिर उसके बाद बी सी आ रहा है, तो ये तीसरे वाले एलिमेंट और मिला दो, आपका ये क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो टोटल कितने हुए इक्विवेलेंस रिलेशन? 5 बना पाए, एक रिफ्लेक्सिव का, 3 सिमेट्रिक के और एक ट्रांजिटिव का, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है ना इस तरह से। ये तीनों एलिमेंट जो है वो हर किसी के अंदर कॉमन थे। तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर आज कर लिया तो इसको 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लेना, 1-2 दिन छोड़ के, आपको याद ही रहेगा कि इसका आंसर 5 है। क्लियर? और बना के देख लेना, 4 एलिमेंट के साथ बना के देख लेना, अभी तो है टाइम ना। छोटी छोटी चीजें क्रैम करने की कोशिश करो। हालांकि नॉलेज बेस्ड पेपर होने चाहिए, नॉलेज ही टेस्ट होनी चाहिए, आपको नॉलेज ही होनी चाहिए हर चीज की, पर पेपर के अंदर टाइम कम है, तो कोशिश करा करो छोटी छोटी चीजें याद रख सको।
क्वेश्चन पढ़ो भाई। एक एलिमेंट, एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। द डोमेन ऑफ रिलेशन ए डिफाइंड ऑन दिस। रिलेशन कैसे डिफाइन करा गया है कि x और y वो एलिमेंट आएंगे कि y इक्वल टू 2x माइनस 1 हो। रिलेशन है, खुद पे डिफाइन करा है इन्होंने, क्योंकि मेंशन नहीं है तो r a से a होगा। यहाँ पर कितने एलिमेंट है देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है। आने तो यहाँ पर भी यही है, वैसे रेंज पूछी आपस से। देखो 1 रखेंगे तो 2 में से 1 गया 1, 2 रखा तो 4 में से 1 गया 3, और 3 रखा तो 3 दूनी 6 में से 1 गया 5। तो रेंज क्या बन गई, रेंज 1 3 एंड 5। इतना पेन नहीं घिसाना है, इस बच्चे का बिल्कुल सही है। इस बच्चे की अटेम्प्टेशन बहुत बढ़िया रही होगी। आई डोंट नो इसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं है, पर इसने पेपर जो सॉल्व करने का जो माइंड सेट होता है वो बढ़िया रखा है इस बच्चे ने। नेक्स्ट देखो, फिर से सेम, अच्छा अलग है। एक सेट दे रखा है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। एग्जामिनर भी आपका दिमाग ही टेस्ट करना चाहता है, आपकी मेहनत मजदूरी कम ही करवा रहा है। देखो एलिमेंट इसने भी रैंडम 1 2 3 1 2 4 1 2 5 ही उठाए हैं। आगे कह रहा है एक रिलेशन डिफाइन है, देख लो बैक टू बैक रिलेशन के ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, तो मूड कैसा ही रहा होगा बनाने वाले का। देखो अब ए बी वो एलिमेंट आएंगे इसके अंदर जिसके अंदर जो बी है वो इवन नंबर होना चाहिए, बस एक ही कंडीशन है दैट बी आपका जो होना चाहिए वो क्या, इवन नंबर होना चाहिए। तो आपसे पूछा क्या है, अच्छा रेंज पूछी है। लो भाई रेंज के लिए क्या 2 और 4 आएंगे रेंज में, क्योंकि 1 3 इवन ओड नंबर हो गए, ओड नंबर तो रेंज में आने से रहे, तो 2 और 4 बनेगा। ये रहा आंसर। बिल्कुल दिमाग खर्च नहीं कराया भाई, बिल्कुल भी, सिर्फ बेसिक नॉलेज टेस्ट हुई है आपकी। क्लियर। ये देखो भाई अब आ गए हैं 3D पर, और 3D में आपसे क्या पूछा गया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। 3 प्लेन दे रखे और आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है, तो कैसे करेंगे इसको। 3D का क्वेश्चन है, करेंगे डिटरमिनेंट से। कैसे करेंगे, जो इनके कोफिशिएंट एक्स वाई जेड के, उनको मैट्रिक्स की जो होमोजीनियस फॉर्म नहीं आती थी 5वें चैप्टर में, हाँ चैप्टर नंबर 5 में सोल्व करते थे हम होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस बना लो, तो मैं भाई डायरेक्ट बना रही हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही तो है, ध्यान से देखो, और एक ऐसा पॉइंट जो तीनों को सेटिस्फाई करे वो आपको निकालना है। तो कैसे करोगे, डिटरमिनेंट वाले तरीके से सोल्व कर दे। ए एक्स इक्वल टू बी सोल्व नहीं करते थे, एक्स की वैल्यू आती थी, वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। क्योंकि एक अकेला वही पॉइंट हो सकता है जो 3 प्लेन को एक जगह पे काटेगा। 2 प्लेन कटते हैं तो एक लाइन आती है, 3 प्लेन कटेंगे तो एक पॉइंट ही आएगा ना। तो मैं लिख रही हूँ 1 2 3, और ये जो 1 है ना इसको उधर ले जाके -1 कर दो, ताकि उसको यहां लिखा जाए। इसको कहाँ लिखा जाए, -1, उधर जाएगा तो वो +1, उधर कुछ है ही नहीं तो 0, ठीक है। यहाँ पर 1 -1 और +1, और फिर दे रखा है 0 1 एंड 1, ये दे रखा है। ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया है लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी, और इसको सोल्व करना है। अब पता नहीं है 3D का क्वेश्चन है, या इसको कौन से में काउंट करोगे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाले में या फिर 3D में, दोनों का मिला के दे दिया ना, गिनते रहो जिस चैप्टर में इसको काउंट करना है। तो अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास अगर ये ए है तो मैं ए इनवर्स निकाल लूं, ए इनवर्स निकाल लूं। किसी और तरीके से सोल्व कर सकते हैं इसको, आइडिया जो हम रो एक्लन फॉर्म नहीं बनाते थे ग्रेजुएशन में, वो बना के देख लूं। मैंने नहीं देखी हुई है, मैं अभी बना के देखना चाहती हूँ। मैंने इसको पूरा उससे सोल्व करा है, ठीक है। अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, ये समझ लेना लाइव क्लास चल रही थी कि क्या इसको बाद में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। रो एक्लेन बनाऊंगी तो देखो यहाँ तो 0 है ही है, ठीक है। उसके बाद इसको 0 बनाने के लिए इसमें से माइनस करेंगे भाई, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 - R1, और फिर R3 पे लगाएंगे क्या, कि इसको इसमें जोड़ देंगे। पहले एक ऑपरेशन लगा लो, खिचड़ी ना बन जाए फिर। तो 1 2 3 1 2 3 दे रखा, वाह भाई वाह। इसमें से ये जाएगा तो 0, इसमें से ये जाएगा तो -3 हो गया, इसमें से ये जाएगा तो -2। अब देखो 0 -3 -2 आ गया। अब मेरे पास है 0 1 1, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दूं। क्या लगाऊंगी मैं, R3 पे ऑपरेशन क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करना R3 को, और प्लस में R2 कर देना है, ठीक है। देख लेना भाई, पता नहीं है, मैं ही जिम्मेदार हूँ अगर आंसर नहीं आता है तो। 1 2 3, कोई ना डिटरमिनेंट वाले से कर लेंगे, ये शॉर्ट लगता है, ठीक है। -3 है यहाँ पे तो -1 बनाना होता है।
है, बना लो -1, कोई ना, इस देख लेते हैं, ठीक है। इसका 3 गुना करके इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 0, इसका 3 गुना करके इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 1। ये आ गया x y z, और ये बन रहा है -1, 1 और 0, ठीक है। तो अब देखो, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो z की वैल्यू 0 आ रही है। अरे बाबा, z की वैल्यू 0 नहीं आ रही। ना ना, अच्छा मैं उसमें से अच्छा कर दिया ना मैंने। अगर आपके पास नॉन जीरो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो आपको क्या करना था, देखो ध्यान से, आपको बनानी थी जो हम डॉट वाली बनाते हैं ना, ये करके 1 1 0, 2 -1 1, 3 1 1। क्या देख लेते हैं भाई इससे भी होगा कि नहीं, नहीं तो मैं उसी से कर दूंगी इसको, ठीक है। चलो भाई अब करते हैं, फिर से वही ऑपरेशन लगाएं भाई, R2 पे लगाना है R2 - R1, और ये बन जाएगा आपके पास 1 2 3। फिर भाई अगले पेज पे तो फिर जाना पड़ेगा, तो कहा भी नहीं आना। इसमें से इसको माइनस करा 0, इसमें से इसको माइनस करा -3, इसमें से इसको माइनस करा तो -2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ गया 2, ठीक है। अब ऑपरेशन लगाना है मुझे 0 1 1 और 0, ठीक है, ये चल रहा है। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करने वाली हूँ, क्या करो भाई ऐड इसमें, इसको देखो यहाँ पे कलर चेंज करके लगा देती हूँ, चलो थोड़ा तो कंफ्यूजन क्लियर होएगा। R3 पे ऑपरेशन है 3R3 प्लस में R2, इसको मिटा दूं बच्चों, इसको मिटा दूं, नोट कर लेना, ठीक है, या वहां लिखती हूँ, छोड़ो छोड़ो बच्चों छोड़ो। 1 2 3 is to -1 है, गायब हो जाएगा थोड़े दिन में, देखना। 0 -3 -2 और ये है 2, देखो इस पे इसको मल्टीप्लाई करके करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 ही है, इसीलिए तो बनाते हैं 0। इसमें से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे तो 0 आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे 1 आएगा, इस 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है x y z, मल्टीप्लाई करो तो z की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आप ऑप्शंस में जाओगे तो 2 2 2, अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता चला, हम कहीं पर भी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अगर माइनस आ जाता ना तो हम कह भी देते भाई शायद वो आंसर होगा क्योंकि उस अकेले के अंदर -2 है, ठीक है, क्या है उस अकेले के अंदर -2 है। पर अब हमें इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करो इसको आगे। तो सोल्व करेंगे तो मैं ये इरेज कर दूं यहाँ से, कि फिर भाई बोर्ड तो खाली चाहिएगा और अगले पेज पे कौन ही जाएगा, क्या ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ से आपको क्या करना होता है, देखो अब x प्लस में 2y प्लस 3z इक्वल टू है -1, माइनस के 3y माइनस के 2z इक्वल टू है 2, और यहाँ से z की वैल्यू आ गई है 2, ठीक है, z की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रखोगे तो z की वैल्यू 2 यहाँ रखने से -3y माइनस के 4 इक्वल टू 2, माइनस के 3y इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 6 हो गया, y कितना आ गया -2। अब देखो y -2 किस में है, अब देखो ये तो खत्म हो गया क्योंकि -2 और 2 -2 और 2 यहाँ पर है, पर ये नहीं मान रहा भाई, ये चाहता है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करें क्योंकि यहाँ तक तो हम आंसर पे नहीं पहुंचे। अब आपके पास x की वैल्यू है और y की, z की और y की वैल्यू है, तो इस इक्वेशन में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो जब मैं यहाँ पर रखूंगी इसको तो मेरे पास क्या आएगा, देखो x चाहिए ना, तो -1 यहाँ पे रखा -2, माइनस के 4 उधर जाके हो जाएगा +4, और ये कितना है z मेरे पास 2 है तो 6, और उधर जाके माइनस का हो जाएगा 6, तो ये बन रहा है 5, 5 में से नहीं, 5 में से -6 जा रहा था, -3 है, 1 मिनट रुक जाओ, -2 में रख रही हूँ, -4 उधर जाके +4, -1 है +4, अच्छा ये बन रहा है -3 +3 -6 तो -3, ये नहीं दिख रहा था मुझे, तभी तो बीच में होच पोच नहीं करना चाहिए, होच पोच करने के बाद आ रही होती वैल्यू भी हमारी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, ढूंढनी मुश्किल हो जाती है। तो क्या क्या वैल्यू आ गई आपके पास, -3 -2 और 2, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा था भाई जो आपका टाइम तो पूरा खाने वाला है, अगर रो एक्लन से आता है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि थोड़ा सा कम टाइम लगता है, ऑपरेशन लगा के सोल्व करना आसान लगता है, डिटर्मिनेंट निकालोगे फिर इनवर्स निकालोगे फिर ले जाके मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो भाई 2 क्वेश्चन का टाइम तो ये ले ही लेगा आपसे, क्लियर है। कोशिश करना ग्रेजुएशन के तरीके से इसको सोल्व करो।
ओके आगे आ जाओ भाई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, 2 लाइनें दे रखी है। अभी तो ये लाइनें दे रखी हैं भाई, पहले एक और ऐसा क्वेश्चन करा था हमने, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा था। अब यहाँ पर इन्होंने इसके फॉर्म में दे दिया भाई, a प्लस लैम्डा बी इस फॉर्म में दे रखी है यार। पर फॉर्मूला तो वही लगाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। अब भाई मेहनत मजदूरी तो इसके अंदर भी इतनी ही है, कर लो, जितनी लास्ट टाइम करी थी उतनी ही इसके अंदर करनी है। चलो भाई सोल्व करते हैं, लाइनें मैं नहीं लिख रही हूँ, समझ जाओगे ना। ये रहा a1, रुको एक मिनट, ये है आपके पास a1 और ये है आपके पास a2, ठीक है। ये है आपके पास b1 और ये है आपके पास, कहाँ गया, अब आधा उधर लिख रखा है इसने, 5 j प्लस 2k, ठीक है। ये आपके पास है b2, सब कुछ उड़ा के फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर पे पहुंच जाएंगे। आंसर इसका कौन सा बन रहा था, चलो कोई बात नहीं है, एक काम ना कर ले हम, हाँ भाई पूरा करो, पता नहीं कहो कहीं रैशनल, इसको रैशनलाइज कर रहे हो क्या पता ये आंसर बन रहा हो, ऐसे तुक्का तो नहीं मार सकते। तो भाई हाँ, पहले वाले को a2 माइनस a1 को अगर मुझे सोल्व करना है तो मैं क्या करूंगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि डिटर्मिनेंट से आसानी से सोल्व हो जाता है। तो करो भाई, a2 माइनस a1 करोगे, देखो 2i में से 1i जाएगा तो 1 बचेगा, उधर 1j में से 1j जाएगा तो 0 बचेगा, उधर k है, हाँ ये रखे, तो माइनस का 1k है और इधर k है ही नहीं, तो उसमें से ये जाएगा तो -1 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद b1 करोगे तो 2 माइनस 1 1, और वहां से म्यू के साथ है भाई 3 माइनस के 5 और ये 2, ये माइनस ही 5 है ना, क्योंकि उसके पास से उठा के और ये यहाँ लिख रखा है। चलो करो सोल्व इसको, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी ऊपर बच्चों 1, ये गया माइनस के 2 प्लस के 5, फिर -1 आ जाएगा क्योंकि ये तो खत्म ही है, माइनस के 10 माइनस माइनस प्लस के 3, ये बन रहा है 3, माइनस में 7 आ रहा है तो प्लस के 7, तो ये आ गया 10। तो ऊपर तो आपके पास लिखा गया बच्चों 10, ठीक है। डिवाइड में देखते हैं क्या, देखो डिवाइड में क्या लिखा है आपके पास, ध्यान से देखना, आपको b1 क्रॉस b2 निकालना है ना, अब b1 क्रॉस b2, तो मैं अगर इसको मिटा दूं और यहाँ पर i j और k लिख दूं तो हम b1 क्रॉस b2 नहीं निकाल लेंगे क्या, ठीक है। तो b1 क्रॉस b2 कितना आ जाएगा, और इसका फिर मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड अगली लाइन में निकाल देंगे। ये गया माइनस के 2 प्लस के 5, माइनस में j, ये गया 4 माइनस 3 प्लस में k, माइनस के 10 प्लस के 3, ये आ रहा है आपके पास, तो 3i, ये बन रहा 1, तो माइनस के j हो गया, और माइनस के 7k, और जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस में 7 का स्क्वायर 49, तो 59 आ गया अंडर द रूट, क्या आ गया 59 अंडर द रूट। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 10 अपॉन में 59 अंडर द रूट। इसने रैशनलाइज नहीं करा क्योंकि आपको एग्जैक्ट आंसर ये नजर आ रहा है नजर, अगर रैशनलाइज फॉर्म में होता तो भाई ऐसे हो जाता, थोड़ी सी और मजदूरी कराता हमसे, तो 10, क्योंकि कटना तो कुछ है नहीं ना, तो क्या ही फायदा, अगर रैशनल सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कोई छोटे टर्म आ रहे हो तो करे ना, ये मेहनत नहीं आनी थी, वही रहना, 59 को भी कोई तोड़ सकता है क्या, नहीं ना। तो क्या कर दिया इसने भी एग्जैक्ट आंसर छोड़ दिया और ये रहा। क्लियर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है वे इस पेपर ने बता रखा है, क्योंकि 2 क्वेश्चन डिट्टो सेम उठा रखे हैं, बताओ भाई, है ऐसा भी होता है क्या, तो एक ही फॉर्मूला याद करते हो 2 क्वेश्चन निकल गए, तो मजे की बात है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस, आपको एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो इसके, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो इसके, और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ 5। तो देखो ध्यान से, ऑपोजिट का मतलब क्या करते हैं आप भी, माइनस लगा देते सबके सामने, ठीक है। मैग्नीट्यूड 5 दे रखा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे,
पर यहाँ पर एक बात जो संभल के करनी है वो ये कि पहले आपको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि खुद वेक्टर किसी के हम बता नहीं सकते ना। हम जब भी किसी वेक्टर की बात करते हैं तो एक्स वाई जेड अलग अलग एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग करते हैं आई जे के। तो आई जे के क्या थे, यूनिट वेक्टर ही तो थे ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या लो। तो पहले आपको जो ये वेक्टर गिवन है इसको क्या बनाना पड़ेगा, आपको इसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो आ जाएगा। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो भाई, 2i माइनस 3j प्लस में 6k, और ज्यादा मजदूरी नहीं करनी है। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 4 40, तो 40 और 9 49, 49 का स्क्वायर √7 आ गया। तो ये क्या बनने वाला है, अब आप समझ गए ये तो आंसर नहीं है, नहीं है ना। अब आपको कहा है कि इसका ऑपोजिट, तो इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस के 2i प्लस के 3j माइनस के 6k अपॉन में 7 अपॉन में 7 अपॉन में 7, और उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई और कर दो। तो आप देख लो माइनस के 10 कहाँ नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। बाकी तो अच्छा हाँ ठीक है, देखो i के साथ 15 है, i के साथ ये, तो ये तो दोनों वैसे ही कट गए, ये भी कट गए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ना विजन अपना वाइड रखा करो। आप जब क्वेश्चन सोल्व करने लगते हो तो एक स्टेप तो कम से कम दिमाग में पहले सोल्व कर लिया करो। आगे बढ़ो भाई। द पॉइंट ऑन द सरफेस दिस नियरेस्ट टू ओरिजिन, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम, थोड़ा सा कहेंगे, क्योंकि भाई इसने ले रखे हैं मजे आपके, मजे आपके क्या सबके ले रखे हैं, जिन्होंने पेपर दिया उनके भी, और अब टीचर बन के पढ़ा रहा है उसके तो ले ही रहा है, बच्चों के भी ले रहा है। इसने एक क्वेश्चन दिया आपको, 3 प्लेन दे रखा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो क्या फॉर्मूला लगाया हमने उसके अंदर, हमने उसमें पहले डिटर्मिनेंट में गए, फिर हम कहाँ गए हैं, एल्जेब्रा, ग्रेजुएशन के एल्जेब्रा में जाके हमने उसको रो एक्लाइन फॉर्म से सोल्व करा। तो एक क्वेश्चन को 2 और चैप्टरों की मदद से सोल्व करा है, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। देखो ध्यान से, एक सरफेस दे रखा है जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1, एक पॉइंट है, अच्छा द पॉइंट ऑन द सरफेस, इस सरफेस के ऊपर कोई एक्स वाई जेड पॉइंट मान लिया मैंने, उसकी जो नियरेस्ट है वो ओरिजिन से, इसका मतलब मान लो वो डी डिस्टेंस पे है, और कहाँ से है, ओरिजिन से, तो दुनिया का ओरिजिन एक ही है भाई, 000, यही है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, और किसके इक्वल आएगा, d के, यहाँ अंडर द रूट आएगा, उसको मैं ये भेज दूं, तो d स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आ गया। z की वैल्यू क्या दे रखी है, ये रही, लिखो भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई माइनस 1, डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मुझे इसको देखो नियरेस्ट है, इसका मतलब जो ये डिस्टेंस है ये वो मिनिमम है, और मिनिमाइज करना हम कहाँ सीखते हैं, डिफरेंशिएशन, उसकी एप्लीकेशन में जाके हम सीखते हैं कि किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कैसे करना है। वैसे तो एलपीपी में भी सीखते हैं, पर डेरिवेटिव फॉर्मूला से तो नहीं सीखते ना, इसके अंदर डेरिवेटिव इसकी कर्व कहाँ बनाओगे, कहाँ इसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, अगर एलपीपी में चले गए तो नहीं ना कर सकते। तो आपको क्या करना है, अब आपको करना है, अगर मेरे पास एफ एक्स वाई दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 1, तो क्या निकालोगे, डी ऑफ एफ एक्स वाई अपॉन में कर लिया एक्स, क्योंकि दो वेरिएबल का ये फंक्शन है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। आपको जब क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते थे, जब आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, तो क्या करते थे, पहला डेरिवेटिव करो, इक्वल टू 0 रखो, वो पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट तो चाहिए, तो यही कर दो भाई। तो इसका रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 2x यहाँ से प्लस वाई 0 रखना था। अब इससे तो कुछ निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल एक इक्वेशन है, तो फंडामेंटल रूल ही खिलाफ हो गया मैथ का। मैथ कहता है जितने वेरिएबल है उतने हिंट होने चाहिए, तो सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 2y यहाँ से आ गया, यहाँ से प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब निकाल सकते हैं भाई, अब तो कर लोगे सोल्व। क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, और 2y प्लस एक्स इक्वल टू 0 है। क्या करो, कुछ नहीं करना, सोल्व कर लो इसको। यहाँ से आपको क्या लगता है, देखना y इक्वल टू 2x दे रखा है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, 4x आ रहा है। जब x 0 होगा तो y भी 0 ही होगा ना। यहाँ से तो हम कुछ भी नहीं निकाल पाए, सिर्फ एक ओरिजिन निकाल पाए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्या कोई और पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, नहीं आ रहा ना। तो अब देखो x 0 y 0, तो z की क्या वैल्यू थी बच्चों, z स्क्वायर दे रखा है ना,
जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 है, दोनों को 0 रखेंगे तो जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। जेड कितना आया, +-1, तो यही वो पॉइंट होंगे, +-1 2 पॉइंट हो गया आपके पास, यही वो पॉइंट होंगे जहां पर जो ये सरफेस है वो नियरेस्ट होगा ओरिजिन से। तो आंसर बन गया ए। एक्स और वाई 0 0 आते ही तो हम ना बता तो सकते थे, पर एक तो पॉइंट ये बन रहा है 0 0 0 आ रहा है, 0 तो सिर्फ 2 देख के तो हम फिर भी नहीं बता पाए ना कि 2 0 आने पे हमारा आंसर आ जाएगा, तीसरा भी आपको निकालना पड़ा है। ठीक है, हो गया, बता लो इसको किस कैटेगरी में भेजेंगे। अच्छा ये 2 क्वेश्चन, कोई एक मिनट है, मेरे को लग रहा है क्वेश्चन मिस है। 61 62 कहाँ है, एक मिनट रुको, मेरे को ऐसा लगा ही था। अच्छा 62 इससे आ गया, देखो ध्यान से, 2 फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, 2 फंक्शन क्या है, एक तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है ई की एक्स, और दूसरा जी ऑफ एक्स दे रखा है log ऑफ एक्स, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये होते हैं भाई खतरनाक 2 मुंहे सांप जो पेपर में आते हैं, जिनमें से आपको ना 4 क्वेश्चन करने हैं, बेसिकली 4 ऑप्शन 4 क्वेश्चन है, और उसमें से जो एक गलत स्टेटमेंट है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करें, देखो आप जानते हैं इसने पूछा क्या, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स जो है वो 1/x है और इसकी डोमेन होगी r-0, तो ये तो ऑब्वियस है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर यहाँ 0 आ गया इसकी डोमेन, जो आप इनपुट इसको दे सकते हैं, 0 नहीं दे सकते, बाकी जो मर्जी आ जाए यहाँ पर, तो ये तो बिल्कुल सही है। आगे क्या दे रखा है, एंड रेंज इज r पॉजिटिव में से 1 माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर आप जो मर्जी रख दो। इसने कहा आर पॉजिटिव, रियल नंबर पॉजिटिव, मतलब ए 0 से बड़े ही बड़े सारे नंबर आएंगे, क्यों, अगर मैं नेगेटिव माइनस का 1/2 नहीं आता, तो डोमेन के बेसिस पे तो लाई कर रहा है, इसका मतलब देखो ये आधा तो सच है, पर ये वाला आधा गलत है, क्योंकि यहाँ आना चाहिए था टोटल आर, आना चाहिए था पूरा का पूरा आर आना चाहिए था, क्योंकि 0 हटा देने के बाद पूरा रियल लाइन जो है वो इसका रेंज बनने वाला है, तो ये आधा गलत हो गया, खत्म हो गया। पूछा ट्रू कौन सा है, आगे वाला देखो, जब तो मेरी एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन डाल रखे हैं, ये कोई मतलब नहीं होता। इसकी डोमेन आ रहा है, ये रहा एफ एक्स, इसकी डोमेन कितनी होती है भाई, इसकी डोमेन आर होती है, बिल्कुल सच है ये बात। इसकी रेंज क्या होती है, 0 to इंफिनिटी, ये क्या होता है पॉजिटिव आर, इसने क्या बोला नेगेटिव आर, तो ये आधा वाला ये गलत कर दिया इसने। गेम देख रहे हो क्या चल रहा है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉट इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये तो बिल्कुल सच है। अगर मैं इनवर्स है क्या, लोगरिथम और ये एक दूसरे के इनवर्स है, नहीं है, इसका मतलब ये तो सच लग रहा है, तो पूरी लाइन सच है। अगला भी चेक करो, क्या पता उसके अंदर कोई गलत चीज बैठी हो। gx हैज डोमेन, वैसे देखो 1 ऑप्शन वाले पेपर है तो आंसर आप पहुंच चुके हैं आंसर तक, पर ये वाला पढ़ के ना सबके दिमाग में डाउट ही रहा होगा कि ये क्या लिखा है, इसका तो कोई फिजिकल मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। आगे देखो gx हैज डोमेन r, भाई जो gx है इसकी डोमेन r है, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि लोगरिथम तो 0 से बड़े पे x क्या होगा ग्रेटर देन 0, इस पे ही लाई करता है, और इसकी रेंज क्या आती है 0 to इंफिनिटी आती है, ओपन इंटरवल में आती है, तो बेचारे 0 से नीचे जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकता ना। हाँ इसके आंसर जो आता है y आता है, वो भी 0 और 1 के बीच में लाई करता है, वो भी नेगेटिव में नहीं जाता, तो इसकी रेंज, इसका डोमेन आ रही है, यही गलत हो गया, ठीक है। रेंज r प्लस है, ये तो सच है, इसका आधा सच है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला इन 4 क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद, कि जो सी नंबर पे स्टेटमेंट दे रखे है ना वो सच है, बाकी 3 आधी सच है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सी को लॉक कर दो। क्लियर, अब आ जाओ, और ये है लास्ट क्वेश्चन, ये बाद में इसलिए डाले भाई क्योंकि आप समझ ही गए होगे क्यों, क्योंकि ये होता है दिमाग खराब करने के क्वेश्चन। आगे देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, और जब भी पेपर में एक क्वेश्चन आए ना तो जो पीछे दे रखा है ना, जैसे लास्ट वाले में ट्रू पूछा था कौन सा है, और ट्रू करके भी देखो ध्यान से, इसमें ना नोट आ रहा है, नोट, ये नोट वाला ट्रू बना है, ठीक है, और यहाँ आपको क्या करना है फॉल्स देखना है, मतलब जो गलत स्टेटमेंट है उसको बाहर निकालना है, बाकी 4 क्या होंगी, 3 क्या होंगी सही होंगी। देखो ध्यान से, एवरी सेट इक्विवेलेंट टू अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, अब समझ गए फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पता हो, इक्विवेलेंट मतलब जिनको हम कंपेयर कर पा रहे हैं, जो इक्विवेलेंट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है,
वो इक्विवेलेंट हो गए। जैसे कि एक सेट मेरे पास ए है, उसके अंदर 5 एलिमेंट है, दूसरा कोई एलिमेंट है उसके अंदर भी 5 एलिमेंट में, वो ए बी सी डी ई है, ये 1 2 3 4 5 है, वो इक्विवेलेंट है, कंपेयर कर पा रहे हैं उनको हम। उसके बाद अगर वो फाइनाइट है, देखो जिनको कंपेयर कर रहे हैं वो फाइनाइट, उसका सबसेट भी तो फाइनाइट होगा। क्लियर? ओके। आगे क्या है? एवरी काउंटेबल सेट इज इक्विवेलेंट टू अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो याद करो बच्चों, जब जब हमने काउंटेबिलिटी सेट पढ़ी है, काउंटेबल सेट क्या होता है, अब ये मत करना कि 1 2 3 हमने काउंट कर दिया वो काउंटेबल सेट हो गया, नहीं ना। जिसको हम कोरस्पोंडेंस, ये कोई सेट है मेरे पास ए और ये कोई बी सेट है मेरे पास, इसके अंदर नेचुरल नंबर्स हैं और आप ये ना चलते जा रहे हैं, ये काउंटेबल है, मतलब आपको पता है इनके बीच में गैप नहीं, इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, काउंटेबिलिटी ये है। वरना 1 और 2 के बीच में पूछे कोई कितने नंबर है, तो इनफाइनाइट मैनी नंबर है, अभी हमें तो पता भी नहीं है कितने हैं, इतने नंबर है इनके बीच में। तो आप इनकी कोरस्पोंडेंस एस्टेब्लिश कर पाओ तो वो होता है काउंटेबल है। तो इसको हम बोलते हैं जो नेचुरल नंबर का सबसेट हो वो काउंटेबल सेट होता है। ये तो डेफिनेशन ही है, इसका मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो इन्हें पूछा फॉल्स कौन सा है, तो अब लास्ट वाले दो में से कोई फॉल्स होने वाला है। अगला पढ़ो। The set of all equivalence class of an equivalence relation on an uncountable set is always uncountable। तो ये जो चीज है वो काउंटेबिलिटी के लिए तो वैलिड है। कैसे? देख, एक काउंटेबल सेट है, उसके अंदर आप एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करते हो, तो जब वो काउंटेबल सेट है तो उसकी जो इक्विवेलेंस क्लास आएगी हर एक एलिमेंट की वो भी काउंटेबल होगी। पर अनकाउंटेबल में आप कैसे बताओगे? अनकाउंटेबल को देखो, मैंने जो ढूंढा है कि जितना मैंने पढ़ा उसके हिसाब से ये चीज काउंटेबल के लिए तो वैलिड है, अनकाउंटेबल के लिए वैलिड नहीं है। फोर्थ वन पढ़ो। द सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। है भाई, ऑब्वियसली है। दुनिया का सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इमेजिनरी है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद जो सबसे बड़ा सेट है वो है रियल नंबर का सेट। रियल नंबर में हम ये नहीं बता पाए कि 1 और 2 के बीच में कितने एलिमेंट हैं, तो हम कैसे इसकी 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस बना देंगे नेचुरल नंबर के सेट के साथ? नहीं बना सकते। इसका मतलब ये तो अनकाउंटेबल है। तो अब चारों पढ़े होंगे आपने, ठीक है, चारों में से आपको लगा होगा 1 भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, सी भी ट्रू है, तो ये सिर्फ सी ऐसा बचता है जो अनकाउंटेबल के लिए तो ट्रू नहीं है, काउंटेबल के लिए है। ये मैं पक्का बता रही हूँ, गारंटेड ये काउंटेबल के लिए प्रूफ है और अनकाउंटेबल के लिए मैंने नहीं देखा, तो मेरे हिसाब से यही गलत होना चाहिए। बाकी तीनों के तो प्रूफ भी है, गूगल कर लेना, बुक में पढ़ लेना, ठीक है। इसी के साथ हमारे हो जाते हैं भाई 61 to 70 का जो पार्ट है वो हो गया है कंप्लीट। 61 to 70 हो गया, 71 to 80, 81 to 90, 91 to 100 हो गया। तो 4 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे मिलते हैं अगली क्लास में इसी के और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे, खुश रहे, हेल्दी रहे और अपना जो मोटिवेशन है उसको बनाए रखें, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज होते देर नहीं लगती। एक बार हम क्या करते हैं, एनर्जी में 6-6 घंटे पढ़ते हैं, फिर हम आ जाते हैं, गैप कर लेते हैं और 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाते। तो जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो अपना जो शेड्यूल है वो, हालांकि आप 10 घंटे ना रख पाओ तो 3 घंटे से तो कम करना भी मत, क्योंकि आपको कुछ क्रैक करके कुछ हासिल करना है, कोई पेपर क्रैक करना। ठीक है बच्चों, शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।